नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। दोस्तों, आज हम एक नए विषय की शुरुआत करते हैं जो है हिंदी। हिंदी जो है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय से लेकर संपूर्ण व्याकरण की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। दोस्तों, हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय की बात करते हुए हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय हम बात करेंगे। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। दोस्तों, हम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे हिंदी भाषा की किस भाषा का शब्द है, उत्पत्ति किससे हुई है, और इसके बाद भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा के माध्यम कितने हैं। उसके बाद हिंदी भाषा का विकास क्रम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। जो हिंदी है वह किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो है पारसी या फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। कोई भी एग्ज़ाम हो सबसे पहले पूछता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो इसका पारसी, फारसी या ईरानी भाषा का। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, ईरानी भाषा का शब्द है। फारसी, पारसी, ईरानी शब्द है। ये किससे पढ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी भारत की सबसे मुख्य नदी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी पर जो यूनानी या ईरानी आए, एक सै को है बोलते हैं। जो ईरानी होते हैं ये सै को है बोलते हैं। अब सै की है बोलते हैं, तो हमारी सिंधु नदी थी कौन सी, प्राचीन भारत की जो हमारी नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी को इन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदू नदी। क्या बोला, हिंदू नदी। तो सह को ये है बोलते थे, इन्होंने बोला हिंदू नदी। सिंधु को नदी को हिंदू नदी बोला। अब इस हिंदू से अपभ्रंश होते हुए ई प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये इससे क्या हुआ कि हिंदू से अपभ्रंश होते हुए यह बना हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो ये थी हिंदी भाषा। किस भाषा का शब्द है, फारसी या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम अब नेक्स्ट जो बात करते हैं यह भाषा की बात करते हैं। भाषा, जो भाषा है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जो भाषा शब्द है वह संस्कृत, जो हमारी मूल भाषा है संस्कृत, जो देव जननी है, उसके भाष धातु से उत्पन्न हुई है। तो भाषा की उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति की बात करें तो किससे हुई है, जो हमारी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के एक धातु है भाष, भाष धातु से हुई है। किससे हुई है, भाष धातु से हुई है। और जिसका जो अर्थ है, भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या करना, प्रकट करना, अर्थ होता है प्रकट करना। तो भाषा की उत्पत्ति के बारे में बात करें। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ। तो भाषा के अर्थ की बात करें तो भाषा का जो अर्थ है वह है कि अपने भावों या विचारों का प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या होगा कि भावों व विचारों को प्रकट करना। अब ये पूछे कि भाव या विचार क्या होते हैं। भाव या विचार की बात करें तो भाव या विचार अपने मन के अध्यात्मिक ही होती है।
अध्वन्यात्मक का मतलब होता है कि जो ध्वनि नहीं करे, भी अपने जो विचार है, हमारे मन में जो विचार है वह ध्वनि नहीं करते हैं, जो अध्वन्यात्मक इकाई है। तो विचार या भाव कहते हैं अध्वन्यात्मक इकाई है। अब बात करें भाषा, भाषा के माध्यम। अब आगे हम पढ़ते हैं भाषा के माध्यम। भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम की बात करें तो भाषा के माध्यम होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा होता है संकेत। फिर भाषा के माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाषा के माध्यम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है मौखिक, दूसरा जो होता है लिखित, और तीसरा जो होता है वह होता है संकेतिक या संकेत। ये भाषा के माध्यम। सबसे पहले हम बात करें मौखिक भाषा की। जो मौखिक भाषा होता है, मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ या आप अन्य किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उनसे बात करते हुए अपने भावों को, अपने विचारों को उनको सामने मौखिक रूप से प्रकट करते हैं, उन्हें मौखिक भाषा का माध्यम कहते हैं। दूसरा है लिखित। कि जब मैं अपने मौखिक या भावों को, विचारों को लिखित रूप दे देता हूँ तो वह लिखित भाषा का माध्यम होता है। और तीसरा होता है संकेतिक जो होता है, जो संकेत के माध्यम से बात करें, अपने हाव भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट करना। तो मौखिक में क्या होता है? बोलकर विचार करना होता है, बोलकर विचार प्रकट करना होता है। लिखित में क्या होता है? लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना, लिखकर विचारों को प्रकट करना संकेत के माध्यम से। तीसरा होता है संकेत के माध्यम से, संकेत द्वारा व्यक्त करना। ये हो गया। अब हम बात करें कि जो भाषा के माध्यम है, सबसे सरल माध्यम कौन सा है, सबसे कठिन माध्यम कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा जो है सबसे सरल माध्यम है। मौखिक भाषा जो है वो कौन सा है? सबसे सरल माध्यम होता है। मौखिक जो भाषा है वह सबसे सरल माध्यम है। जो संकेत होता है ये क्या होता है? सबसे कठिन, ये कठिन माध्यम है। कठिन क्यों है? क्योंकि संकेत के द्वारा कुछ संकेत हम समझ सकते हैं, कुछ संकेत हमें पता नहीं चलता भी सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो मौखिक में हम जो अपने भावों को होते हैं, विचार बोलकर प्रकट कर देते हैं, वो हमारी मौखिक होती है, इसलिए सरल भाषा होती है। जो लिखित होती है वह सरल व कठिन दोनों भाषाएं होती है। तो ये था भाषा की उत्पत्ति को लेकर, उसका अर्थ को लेकर और भाषा का माध्यम। भाषा के माध्यम के बाद हम आगे बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो इसी के साथ हम करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में बात करें तो विकास क्रम के अंदर भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी भाषाई सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, उसके बाद दूसरी भाषा का कौन सी भाषा का विकास हुआ, इस तरीके से बात करते हुए हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। पढ़ते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम। दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास क्रम के अंदर होता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, उसका कालक्रम क्या था, उसके बाद उस भाषा के बाद दूसरी भाषा किस भाषा की उत्पत्ति हुई, उसका कालक्रम क्या था। इस तरीके से हिंदी भाषा का विकास क्रम करते हुए पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, किस अपभ्रंश से हुई है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा के अंदर सबसे पहले जो हमारी मूल भाषा थी वह थी संस्कृत। सबसे पहले आई थी संस्कृत आई थी। संस्कृत का जो था, संस्कृत की बात करें, संस्कृत की जो समय पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व था। तो कालक्रम कितना था? कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 15 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। आपसे पूछे कि संस्कृत भाषा का कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। अब संस्कृत
भाषा को दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले जो संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृति थी, जिसमें वेद लिखे गए थे। और वेद की बात करें तो हमारा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो लिखा गया था वह वैदिक काल में लिखा गया था, और केवल ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद वैदिक संस्कृति जो एक कठिन भाषा थी, कठिन भाषा होने के बजाय लोगों में कम प्रचलित थी। अब लोगों ने उसे प्रचलित बनाने के लिए लौकिक संस्कृत का सहारा लिया। जो वैदिक संस्कृत कुछ सरल भाषा थी, तो उसके बाद लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। हम बात करते हैं कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। संस्कृत के अंदर इसमें दो भागों में बांट दिया गया। हम यहाँ पे लिखते हैं कि आगे इसके दो भागों में बांट दिया गया। पहली जो थी वह थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। दूसरी जो थी वह थी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत लोग बांट दिया गया था। जो वैदिक संस्कृति थी उसका जो कालक्रम था, उसका कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो था 800 ईसा पूर्व तक। भी संस्कृत संस्कृति की कार्यक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक था। उसके बाद इसके दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले वैदिक संस्कृति थी जो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व चली। जो भाई लौकिक संस्कृति, इसका जो समय की बात करें, इसका कालक्रम की बात करें तो ये था 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये था हमारा लौकिक संस्कृत का कार्यकाल। वैदिक संस्कृति थी उसमें ऋग्वेद लिखा गया। बाकी सभी जो वेद थे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वह लौकिक संस्कृत में लिखा गया थे। उसके संस्कृत के बाद जो भाषा की उत्पत्ति हुई, जिस भाषा की उत्पत्ति हुई वह थी पाली। संस्कृत के भाषा के बाद जिस भाषा की उत्पत्ति हुई वह पाली भाषा थी। और पाली भाषा की का समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर, इसका जो समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रहा। कहने का मतलब है कि जो पाली भाषा का विकास और पाली भाषा का जो विकास हुआ था वह 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रहा, जिसके अंदर 3 पिटक लिखे गए थे। कौन कौन से लिखे गए थे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया था वह लिखा सुत पिटक, सुत पिटक। उसके बाद लिखा विनय पिटक, विनय पिटक लिखा गया। और तीसरा जो तो लिखा गया वह था अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक लिखा गया। ये तीनों पिटक लिखे थे। उसके बाद पाली भाषा के बाद पाली भाषा के साथ जिस भाषा की उत्पत्ति हुई थी वह थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो समय माना जाता है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्राकृत भाषा का समय लिखता हूँ 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा हो गई थी। अब बोलचाल भाषा होने के कारण, क्योंकि जब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी आया तो जो कबीलाई था वह क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अब क्षेत्रीय विस्तार होने की वजह से अनेक अपभ्रंश, अनेक भाषाओं का मिश्रण हुआ। अनेक भाषाओं के मिश्रण से जिसकी उत्पत्ति हुई वह था अपभ्रंश। तो प्राकृत के बाद जिसकी उत्पत्ति होती है वह था अपभ्रंश। कौन था? अपभ्रंश था। अब अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का समय काल था, ये था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय था अपभ्रंश था। अपभ्रंश में 8 प्रकार के जो उपशाखाएं थी इसकी थी। एक इसमें अपभ्रंश था शौरसेनी अपभ्रंश। जो अपभ्रंश में भी एक अपभ्रंश था वो था शौरसेनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश में शौरसेनी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश में से ही किसकी उत्पत्ति हुई थी? शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति थी, हिंदी की उत्पत्ति हुई थी। तो सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति जो हुई मानी जाती है वह 1000 ईस्वी से लेकर अब तक मानी जाती है।
कब तक? तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक मानी जाती है। ये था हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम। अब हिंदी भाषा का विकास क्रम के बारे में हमने पढ़ा। अभी हिंदी की उत्पत्ति क्या हुई? हिंदी की उत्पत्ति जो थी शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी, और शौरसेनी अपभ्रंश किसका रूप था? अपभ्रंश का ही रूप था। तो आज हमने बात की हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, हिंदी भाषा और भाषा शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का विकास क्रम। आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप सभी, और कमेंट करें। धन्यवाद।